शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। वतन अजीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का शुमार बदकिस्मती के साथ उन ममालिक में होता है जहाँ सालाना बुनियादों पर हज़ारों पाकिस्तानी इसको छोड़कर चले जाते हैं, इससे अलहदगी अख्तियार कर लेते हैं। और जब कभी भी आप किसी शख्स से भी बात करेंगे तो पहली वजह जो बताई जाएगी वो रोशन मुस्तकबिल, बेहतर कल की तलाश, अपनी आने वाली नस्ल के लिए तहफ़्फ़ुज़ का मामला समझा जाएगा। इसको कोई शख्स शायद ज़्यादा सीरियस लेता नहीं है। यही वजह है कि हर चौथे रोज़ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, कभी दर्जनों तो कभी सैकड़ों पाकिस्तानी, कभी यूरोप जाने के चक्कर में तो कभी किसी दूसरे मुल्क जहां उनको तवक्को होगी कि वहां जाकर जान की अमान पाएंगे, अपनी जान को ही खो बैठते हैं। ये रिसेंट वाकया कश्ती डूब जाने वाला और सैकड़ों पाकिस्तानियों के जान बहक हो जाने का ये कोई पहला वाकया नहीं है और ना ही इसको पहली दफा रिपोर्ट किया जा रहा है। सैकड़ों वाकयात, बल्कि मैं कहूँ कि सैकड़ों खानदान मुतासरीन हैं जो हर साल नहीं तो हर दूसरे साल नहीं तो हर तीसरे साल इस किस्म के अजाब का शिकार होते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर आप मुतल्लिका इदारे FIA को देखें जिसका काम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकना है, तो वहां पर पलंदों के पलंदे फाइलों के पड़े हैं, बट दे डोंट बॉदर, दे डोंट हैव टाइम। बल्कि कहने वाले तो यहां तक कहते हैं कि मुतल्लिका इदारों के अंदर के लोग माफियाज को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मैं गुजरांवाला और गुजरात की बात करूं तो ये दोनों इलाके पाकिस्तान के वो इलाके हैं जहां एक जानिब हजारों नहीं लाखों लोग पाकिस्तानी जो हैं वो ओवरसीज हैं, बैरून मुल्क हैं, उनमें बहुत बड़ी तादाद इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, यानी कभी डंकी लगाकर कभी लीगल गए और वहां इलीगल हो गए, और वो लोग हैं। अब यहां पर एक अजाब और अजियत ये है नाजरीन कि हर 8वां 10वां घर जो है वहां का कोई ना कोई शख्स बाहर है। तो जब बाहर मौजूद शख्स अपने पीछे मौजूद लोगों की आनत करता है तो जिन लोगों की फैमिलीज बाहर मौजूद नहीं होती वो ख्वाहिश करती हैं कि पाकिस्तान में रुलने से बेहतर है कि बैरून मुल्क चला जाए, और फिर उसके लिए जायज नाजायज, लीगल इलीगल कोई फर्क और माने नहीं रखता। क्यों? क्योंकि गैर कानूनी इमिग्रेशन का रास्ता खुला है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रास्ता शायद लीगली जाने से ज्यादा दराज खुला है। तो जब वो खुला है तो लोग वहां से जाएंगे। सादा लॉ लोग होते हैं, अपने बहन भाई अजीजों कारिब से कर्ज पकड़ते हैं और उसके बाद बैरून मुल्क जाने की कोशिश करते हैं। कोई अपनी माँ का जेवर बेचता है, कोई अपनी बीवी का जेवर बेचता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बेच रहा होता है, और उसके बाद अल्लाह की अमान पाएं तो कहीं ना कहीं कोई हादसा हो जाता है, कोई अजियत आम हो जाती है। आज उन फैमिलीज से मिलेंगे और मैं जाती कैपेसिटी में इस चीज को सिर्फ एक इंसानियत सोज हादसे के तौर पर नहीं लेना चाहता। मैं नालायक हूं, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं इसमें उस भेड़ चाल को भी मौजूए बहस बनाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरे इदारे उनकी नाअहलियां, उनकी नालायकियां भी सामने आए ताकि उनको ठीक किया जा सके। मुतासिरीन की कहानी उनकी जुबानी। नाज़रीन, मोहसिन, इस वक्त आप स्क्रीन पर उसकी तस्वीर देख रहे हैं। इस शख्स की उम्र 28 साल थी और ये अपने घर का बड़ा बेटा था। वालिद साहब जो मेहनत मजदूरी करके अपना घर पालते थे, अपने मामलात को चलाते थे, मोहसिन को बैरून मुल्क भेजने के लिए ख्वाब ये था कि एक रोशन मुस्तकबिल बनाने जा रहे हैं। उसके लिए घर बेचा गया, 25 लाख रुपए रिपोर्टेडली एजेंट को दिए गए, और उसके बाद एक हादसा हो जाता है। और इसमें बड़ी तकलीफ की बात यह है कि मोहसिन जो है वो गया इस मामले में था कि वो पाकिस्तान से उसने डंकी नहीं लगाई थी, उसने डंकी लीबिया से लगाई थी और उसको लीबिया से आगे डंकी लगाकर जाना था। फैमिली का मौकफ क्या है?
समझते हैं मोहसिन की फुप्पो हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी क्या वाकया हो गया, कैसे हो गया? वाकया ऐसा है कि उसको शौक था बाहर जाने का। कितने अरसे से शौक था मुझे? शौक मजबूरी भी थी, शौक नहीं, शौक भी था, मजबूरी भी थी। मजबूरी ये थी कि घरेलू 25-30 साल का बाप मुलाजिम है, ड्राइवर है, तो उसको काम कहीं मिलना कहीं नहीं मिलना। तो कहने लगा अबू जी तो अब ऐसा करें कि मुझे बाहर भेजें। अबू ने कहा मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो फिर जब इसने किया कि अबू फिर कुछ करेंगे तो फिर हमारे हालात बदलेंगे। फिर उसके अबू ने ये सोचा कि उसने मकान अपना फरोख्त करके कहा कि बेटा ये लो तुम। तो फिर एजेंट वगैरह से बात की, पता नहीं कौन था कौन नहीं, तो उसने फिर कहा कि एजेंट ने कहा कि मोहसिन यहाँ पर क्या काम करता था? ये जो नहीं स्टील की ग्रिलें वगैरह लगती हैं, ग्रिलें वगैरह, ये फेंस ग्रिल, जी इसका जी लोहे की ग्रिलों का काम। तो पता नहीं इसको ये काम भी इधर नहीं मिलता था। तंग आके उसने फिर कहा कि अबू जी हमारे हालात नहीं बदलेंगे, कैसे हमारा खर्चा होगा। एक उसकी बहन है जिसके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चों के बाद उसका जो है उनको उसकी बहन को तलाक दे दी, वो भी इनके सर पे हैं। तो 2 बच्चे हैं, एक बहन है, 3 अफराद वो भी सर पे हैं। मकान भी जो है वो भी किराए पे हैं। तो कैसे इनके घर अपना बेच दिया, अपना बेच के इस बेटे को बाहर भेजा, तो मकान का कैसे घर घरेलू खर्चा चलेगा? क्या मुमकिन नहीं था कि मोहसिन यहाँ पर कोई काम कर सकता, कोई मेहनत? पता नहीं, बदनसीबी वालिदैन की बदनसीबी या उसकी बदनसीबी, कोई काम मिलता ही नहीं था उधर। कोई काम जो काम ने सीखा है ना वो मिलना कहीं मिलना, 1 माह में 1 आध काम मिल जाना। इटली जहाँ उसने जाना था, इटली में कोई काम तलाश किया हुआ था? काम उधर कोई इटली से आगे एक इलाके हैं, उन कई लोगों ने कहा कि आप यहाँ से आ जाएं तो आगे हम आपको मौसम संभाल लेंगे। वो कौन लोग थे? वो जानने वाले थे? जानने वाले थे, मेरे बेटे के दोस्त है ना। वो भी डंकी लगा के? नहीं, वो पता नहीं वो किस तरह गए हैं। तो मेरे बेटे के दोस्त है, वो कहने लगे कि आप मौसम को एक बार इधर बुलाएं तो इंशाल्लाह हम उसको इधर काम लगाएंगे। अच्छा, इधर वो कहते हैं कि हालात बदल जाएंगे? हाँ, हम इस भरोसे पे बाप ने मकान फरोख्त कर दिया कि मेरा बेटा चलो वो भी आगे काम वगैरह इसको ढूंढ कर दे देंगे। वो जो इटली में मौजूद बच्चे या लड़के हैं वो आपकी क्या लगते हैं? वो हमारे इसी कॉलोनी के लड़के हैं। वो इसी कॉलोनी के? जी जी। कोई रिश्तेदारी भी है या दोस्त? मल्लेदारी है। मल्लेदारी। मल्ले से उनकी जो है ना, हमारे मल्ले से उसकी जो माँ है ना, उसकी शादी उधर हुई है। तो उसको तलक की वजह से उन्होंने कहा कि मैं आपके भाई या मामू का बेटा है, मेरे बेटे को कहने लगे मामू का बेटा है, वो अगर उधर पहुँच सकता है तो उसको हम उधर काम करें। कितने पैसे दिए थे? किसको? इनको, जो वहाँ पर अपने मोहल्ले के लोगों को? अपने मोहल्ले के लोगों ने पैसे नहीं दिए। इनको कोई पैसे नहीं, ये तो पैसे दिए एजेंट को? एजेंट ने पैसे लिए, किसी मोहल्ले वाले ने पैसे नहीं लिए, किसी ने लिए पैसे, एजेंट ने लिए। तो क्यों आप इटली का वीजा नहीं लगवाया आपने, डायरेक्ट इटली का? वो फिर इतने पैसे नहीं थे। यहाँ से मोहसिन जा रहे हैं दुबई जी, दुबई से मोहसिन जा रहे हैं लिबिया जी, लिबिया से वो डंकी लगा कर आगे जा रहे हैं जी, गैर कानूनी काम जी, जुर्म कर रहे हैं। और मुझे ये बात शायद पता नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जो बात है करो। लेकिन तकलीफ ये है बहन माँ जी के मकान भी गया, बेटा भी गया। अल्लाह उसकी जान की हिफाजत करे, अल्लाह करे कि मौजज़ा हो और वो इधर से चलता आ जाए, क्योंकि अभी तक बच्चा मिसिंग है। डीएनए हो गया? डीएनए करके उसके वालिद का भेजा है। ठीक है, भेजा है, अल्लाह करे वो आ जाए। तो कोई ये सुहाने ख्वाब का चक्कर था, क्या मामला? बस सुहाने ख्वाब का ही चक्कर था बेटा। उसका यही था कि हम जाएं कहीं, हमारे घर के हालात बदल जाएं। तो एक तो पाकिस्तान में महंगाई बहुत है, महंगाई की वजह से लोग तंग आके तो कोई किसी भी जेवर बेचता है, कोई प्लाट बेचता है, कोई मकान बेचता है, फरोख्त करके वो कहता है कि हम जाएँ, क्योंकि हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, महंगाई बहुत है। मुल्क के हालात बहुत ख़राब है, महंगाई शदीद है। इस वजह से मोहसिन की चाहत भी थी और फिर मजबूरी भी थी, और वो बैरून मुल्क जाना चाहता है। इटली में कुछ वाकफियत है, इसी महल्ले के कुछ लोग इटली में हैं। नाजरीन, एक बात याद रखिएगा, मैं किसी के जख्म पर नमक पाशी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आब कर मोयो बचड़ा, आब कर मोयो बचड़ा, फर से आन घर गाड़े। और इसको सादा लफ्जों में बता दूं कि भाई, किसी का मुंह लाल देखकर अपना लाल करने के चक्कर में इतना बड़ा नुकसान और पूरी दुनिया में जग आई। मैं खुदा की कसम FIA इतनी बड़ी कल्प्रिट है इस मामले में कि यार, कोई किसी शख्स को जिसको आगाही नहीं है उसको तो कोई भी नौसरबाज आके चूना लगा जाएगा। इन फैमिलीज को ऐसे चूना लगाए
कुछ इनकी चाहत के मसाइल थे और कुछ नौसरबाज की नौसरबाजी का कमाल था कि वो यहां पर है। आगे चल रहे हैं और भी फैमिली से आपको मिलवाते हैं। नाज़रीन, बुढ़ापा माँ बाप के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है, खसूसी तौर पर उस वक्त जब बच्चे बड़े हो जाएं और वो ये समझने लगें कि जो माँ बाप बात कर रहे हैं इनको दुनिया का पता ही नहीं है, इन्होंने कख नहीं पता। जो मैनू मेरे बेली ने दसिया है ना, सबसे ऑथेंटिक बात वही है। इन बाबे बाबी को क्या पता। मैं इस वक्त अमजद के घर मौजूद हूँ और मैं इनसे बात करने से पहले बताना चाहूंगा कि जो मेरी इतलात है यहाँ आने के बाद, उनके मुताबिक इस इलाके का नौजवान मोहसिन, अमजद और हबीबुल्लाह, इन तीनों लोगों की मुलाकात जो है वो लिबिया में हुई थी और लिबिया में इनको इटली पहुंचाने और वहां से रिसीव करने के हवाले से जो बुनियादी एजेंट बना था वो हबीबुल्लाह का भाई था, जो इस वक्त भी इटली में वेट कर रहा है, लेकिन उसका भाई अपने साथियों समेत कहीं खो गए। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए। ये भयानक कहानी है, समझते हैं अल्लाह ताला आफियत दे। अमजद के वालिद साहब से और साथ वालदा भी मौजूद है। सर, अमजद इससे पहले भी कहीं बैरून मुल्क रहा है? जी, सऊदीया में रहा। सऊदी अरब में? हाँ जी। कितना अरसा रहा है? क्योंकि 22 साल रहा। 22 साल? 22 साल। इन्हें 22 साल उन्हें बड़ी मेहनत की होगी जी, बड़ी मेहनत। देखो तो वापस क्यों बुलाया? वापस इस वजह बुलाया, देखो 40-45 साल उम्र हो गई है। हाँ। उन्हें शादी तो करनी थी ना। सही। की ख्याल है। उस तो बाद देखो 3 बेटियां सन मेरे, 3 शादी की और 2 बेटे सन, उन्हें शादी की अमजद ने। वो देखो घर बनाया और काफ़ी अखराजात जन्ने से ना ओहदे सिर से सारे। अब जब वो लिबिया गया जी, तो आपको क्या बता के गया था मैं कहाँ जा रहा हूँ? उन्हें क्या था कि मैं जा रहा हूँ लिबिया। कितना अरसा पहले गया था? ये तकरीबन कोई 8-9 महीने 8 महीने हो गए। वहाँ कोई काम शाम करता? हाँ, काम शाम कर रहा था। जी माँ जी। बेटा जी, जिधर मेरा बेटा काम करता था ना, उस लिबिया वाला बहुत अच्छा बंदा था, जिसके पास काम करता था। उसने अपनी गाड़ी दी हुई थी उसको, तो इसके बावजूद कश्ती में उसने बोला कि आपका काम जो है ना अब गर्मियों में सही हो जाएगा, आप ना जाएं, ये खतरे वाला काम है। पर मेरे बेटे ने किसी की भी नहीं सुनी, मेरे से भी उसने बात करना छोड़ दी। अच्छा जी। मेरे ना रास्ता मेरे बेटे ने करना छोड़ दिया कि मुझे रोने वाला बंदा अच्छा नहीं लगता, माँ मेरी रोती है, मैं जाना मेरा माँ काम की करे, माँ ने जमे है गने। लेकिन वो जो उधर थे ना, उन्होंने गया बीच मेरा बेटा आ गया बिल्कुल सीधा सर। 20 साल जड़े उस सऊदीया में गुजारे गैर कानून, 6 महीने किसी के पास सिर्फ पेट भरा। 6 महीने सऊदीया में भी इलीगल रहा है, गैर कानूनी तौर पे सऊदीया में भी हो गया था 6 महीने रहा। 6 महीने की जब 20 साल गैर कानूनी रहा। जब पाकिस्तान आने लगा, उन अरबियों ने ये बोला आप किधर से पैदा हुए हैं? जमीन से आए हो, इधर आसमान से आए। अच्छा। फिर सुनने की बात है किसी के नाम पे आया, किसी के नाम पे आया, किसी बशीर और शक्ना कुछ साइन मिल गए, उसकी डेथ। जाली पासपोर्ट पे? नहीं, जाली नहीं था। वो उसके साथ वो जब पाकिस्तान में आने लगा तो फोत हो गया। अच्छा। उसका रिकॉर्ड था उधर। जदू ने उधर जाई ना सऊदीया में, ने किया कि जेड़े जेड़े पाकिस्तानी जिन्होंने गैर कानून कागजात नहीं है, लिहाजा उन्होंने जड़ा ना उन्होंने कागज बनाए। एक सेकंड, ये जो साहब जब गए थे उन्होंने जो दरखास्त की थी, ये मुझे पकड़ा दे मैं आसानी से। साहब ने जो वहाँ पर दरखास्त की थी कि जो गैर कानूनी पाकिस्तानी है उनको घर भेज दिया जाए, ये उनमें वापस आया? उनमें वापस आया, वरना वापस नहीं आ सकता था, नहीं आ सकता था। आपको पता है कि अरबियों का कितना बड़ा एहसान लिया था गवर्नमेंट ने उस टाइम? बहुत बड़ा लिया था, बहुत बड़ा लिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत, बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत ने बहुत बड़ा एहसान लिया था। बेटा मैं अब भी बोलूँगी, ये जो हादसा हुआ है ना, इस हादसे का अगर एक्शन यूनान से ना इन्होंने लिया, पाकिस्तान का कोई वज़ीर आज़म नहीं है।
कोई वज़ीर आज़म नहीं। मावा घर घर रोनियां पईयां ने, कोई गुरबत कितनी है, किसी बच्चे की रुखसार कोई भी नहीं है। पढ़े लिखे 16-16 बच्चे पढ़े सड़कों पे फिरने लगे ने, नौकरी नहीं मिलनी, नौकरी की हुण तो मजदूरी भी कोई नहीं। अम्मा 5 बच्चे ने थोड़े? मेरे 5 बेटे हैं, बाकी 4 बेटे पाकिस्तान है, बाकी 2 इस वक्त सऊदीया है। वो भी सऊदी है? वो लीगल है? वो लीगल है, एक ज़ात वीज़े पे है, दूसरा जो है वो कंपनी के वीज़े पे है। वो उन दोनों बेटों के भी इसी बेटे ने बुलवाया था, वीज़े लिए थे। तीसरे भाई को उसने दुबई भेजा, लिबिया, उधर जाके महीने बाद उन्हें डॉक्टरी फेल कर छी, फिर वो बेटा बड़ा घर आई है। इस बच्चे ने ना गैर कानून चोरी छपी काम किया सऊदीया ने विच भी, अज भी जो इस मुल्क विच आया तो मना नहीं किया कि पुत्र डंडी बेटा मैं बड़ा मन मेरी कोई नुकसान ना बहुत मना किया। मैं तो यही बोलती थी अमजद 3 टाइम की जो रोटी मिलती है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें कमाओ रात ही खाओ। मेरा दूसरा नंबर बेटा, जब मेरे पास कोई वैरायटी मसला कोई प्रॉपर्टी आई कोई नहीं, सिर्फ है घर जे 5 बच्चे, एक कमरा उन्हें किया। अगर उसने वसायल होना तो मैं उसने प्लाट ले घर बनाया होना। 3 भैनों ने शादी उस की, 3 भरारा के अगे पीछे उस कढ़िया, अज अपनी जान कुर्बानी दे गया। उन्हें फिर सोचा मां नहीं मननी, मैं उसे पहुंच गया, मैं पैसे मुका दियागा। अल्लाह ने नहीं सुनिया। अब बच्चे अपने ने मुंह नहीं देख सके। जो 22 साल 20 साल भर हुआ है, 1-1.5 साल का रहा सुन। जो देखी महंगाई, जो आया सी पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की दरखास्त खसूसी तौर पर इन्होंने उतों लिया गया सी सऊदी अरब तो, वापस आए तो इन्होंने ब्याह किया। ब्याह करके कितनी देर कर रहा? 1.5 साल। ते वापस जान ली बीवी दा जेवर बेचिया की? बीवी दा जेवर बेचिया। वो भी बेचारी बेवा होकर बैठी? वो बेवा होई बैठी है। बच्ची रोल गई ओंदी जिंदगी। 25 साल की बच्चा जड़ा 4 माह का है। मुझे उस वक्त ही मेरा बेटा बताता था मामा इधर क्या करें, इनके पैम्पर पूरे करें, इनका दूध पूरा करें, बिजली की बिल अदा करें, गैस की बिल अदा करें। मामा इधर कुछ नहीं। उसने जान नहीं बाजी हार दी उधर जाके। अल्लाह सब्र दे मां। जिन्हों पास पैसा है, भवन है, वो तो कुछ कर सकते। मेरा अल्लाह तो सिवाय कुछ भी नहीं है। मेरा अल्लाह तो सिवाय कुछ भी नहीं है। वो एक बेटा था जो घर के लिए सोचता था, हर काम करता था। अब मैं उधर से भी मुझे मैं ऑनेस्टली तमाम लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा मां जी, सबना के अपील करनी है। मेरे जो 2 बच्चे बहन भरा ने होना वास्ता खुदा ला कोई तो उन्होंने मुश्किल वास्ता कुछ सोचना। नाज़रीन एक चीज ऑनेस्टली आपको बताऊं, मीडिया का इतना बड़ा और गलीज किरदार है, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं, और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है कि हर मीडिया हाउस जब कभी भी ऐसा कोई हादसा कोई सानिया होता है तो फौरी तौर पर इसको एक हीरोइक चीज के तौर पर दिखाता है। खुदा की कसम इसको कंडेम करें। आपकी गली, हर दूसरी गली में लोग जो है ना वो बैठे हुए पैसे लो और हमें ले जाओ बाहर। जिसका पब अड़ जाता है वो निकल जाता है और जिसका नहीं अड़ता वो मारा जाता है। खुदा के लिए ये क्राइम है, ये एक इलीगल काम है। ये मार हो रही है, वो बता रही है कि मेरा बेटा सऊदी अरब में इलीगल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, साबिक वजीर आजम साहब ने जब खसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की थी ना, आपको याद आ गया होगा मैं क्या बात कर रहा हूं। उस रिक्वेस्ट के बाद एक दूसरे पासपोर्ट पर वो बंदा वापस आया था। सुन ले, वो कह रही है जी, एक मर चुके हुए बंदे के पासपोर्ट पर वो वापस आया था। समझने की कोशिश करें, 1.5 साल यहां रहता है और फिर बीवी का जेवर बेचकर जिसके साथ उसने सिर्फ 1.5 साल गुजारा होता है, उसको एक बच्चा थमाकर चला जाता है और अल्लाह ताला उसके लिए आसानी करे कि वो खैर से जिंदगी सलामती के साथ वापस आ जाए। मिसिंग है इस वक्त तक। ये कोई हीरोइक चीज नहीं है,
یہ پوری قوم کے لیے شرمندگی ہے کہ پاکستانی ڈنکی لگاتے ہیں. میرے ادارے کچھ نہیں کر پا رہے. یہاں پر چوتھے دن ایک اعلان کر دیتے ہیں جی کہ اتنے ایجنٹ پکڑ لیے. میں آپ کو سمجھاتا ہوں, پاکستان میں پیسے لینے والا لے جانے والا ایجنٹ علیحدہ ہے. یہ پورا نیکسس ہے. پاکستان سے آگے دبئی, دبئی سے آگے لیبیا, یا کوئی بھی روٹ آپ ایران والی سائڈ سے لے لیں, ہر طرف 20 ایجنٹ چینج ہوتے جاتے ہیں. ایک ایجنٹ دوسرے ایجنٹ کو نہیں جانتا, دوسرا تیسرے کو نہیں جانتا. یہ 9 مہینے لیبیا رہنے کے بعد آگے موو آن ہوا تھا. یہ تینوں لوگ امجد, حبیب اللہ اور ایک اور نوجوان اسی علاقے کا, یہ تینوں لوگ جو ہیں, میں آپ محسن, امجد اور حبیب اللہ, یہ تینوں لوگ وہاں جا کر اکٹھے میں ہیں. ان کا آگے ایجنٹ لیبیا میں حبیب اللہ کا بھائی تھا. For God's sake اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور ماں باپ کیوں نہیں کھڑے ہوتے یار دیوار بن کے سامنے بچوں کے, اور پھر وہ بیچارے کیا کھڑے ہوں. یہ بھی بات صحیح ہے کہ بچے روند کر نکل جاتے ہیں. الامان الحفیظ. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اور چونکہ آج کے پروگرام میں ہم ایک تکلیف دہ حادثے سانحے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ سانحہ جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے قومی تشخص کو نقصان پہنچایا ہے. اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ انفارچونیٹلی اس غیر قانونی زخم کو, غیر قانونی ایونٹ کو ہمیں آج ریکارڈ کرنا پڑا ہے. ہمارے ساتھ فیملیز بھی موجود ہیں, اور جس علاقے میں ہم موجود ہیں یہ گوجرانوالا کا علاقہ ہے اور اس کو پنڈوری کلاں کہا جاتا ہے. اور یہاں سے 6 بدقسمت فیملیز نے اپنے 6 بچوں کو بھیجا. اور انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ تمام فیملیز جانتی تھیں کہ ان کے بچے ڈنکی لگا کر لیبیا سے آنورڈ آگے اٹلی کی جانب موو کریں گے. یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا, لیکن مختلف وجوہات, کہیں جھانسا, کہیں روشن مستقبل کا خواب, کہیں ایک عزیز کا پہلے باہر ہونا تو اس کے برابر آنے کے لیے دوسرے عزیز کو باہر بھیجنا. بہرحال مکس اینڈ میچ سٹوریز ہیں اور سب تکلیف سے بھری ہیں. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بلڈ اینی آرگیومنٹ. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں اس چیز کو رجسٹر کرواؤں آج اس پروگرام کے توسط سے, کہ تمام والدین کو یہ بتائیں کہ بھائی بچہ اور اس کی جان زیادہ قیمتی ہے, نہ کہ اس کا بیرون ملک جانا, غیر قانونی طریقے سے جانا. اگر آپ ایک چیز اچیو قانونی طریقے سے نہیں کر سکتے تو بھائی غیر قانونی طریقے سے کرنے کی کیا ضرورت ہے. میرے ساتھ ایک والد موجود ہیں, ایک چاچا موجود ہیں. انہوں نے اپنا بیٹا کھویا ہے, انہوں نے اپنا بھتیجا کھویا ہے. اور یہ دونوں بچے جو ہیں, بلکہ اس گاؤں کے 6 کے 6 لوگوں کی ڈیتھ جو ہے وہ کنفرم ہو چکی ہوئی ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر اللہ کا حکم اور بڑی تکلیف بھی. آپ کا بڑا بیٹا تھا؟ بڑا بیٹا تھا. مائک تھوڑا سا قریب کرنا پڑے گا. بڑا بیٹا تھا. نام کیا تھا؟ محمد نعمان طارق. نعمان طارق, اللہ اس کو غریق رحمت کرے. نعمان کی عمر کتنی تھی سر؟ 26 سال. تو کتنا پڑھا ہوا تھا؟ میٹرک کیا ہوا تھا. تو سر یہ کیسے اس جھانسے میں آپ لوگ آ گئے, کیا وجہ ہو؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم دوسروں کو دیکھ کر یا روشن مستقبل کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے مستقبل کے لیے اسے باہر بھیجا تاکہ حالات اچھے ہو سکیں. یہاں پر اس نے کبھی کوئی کام کرنے کی کوشش کی؟ وہ میرے ساتھ دکان پر بیٹھتا تھا. آپ کی کوئی دکان کس چیز کی ہے؟ کرانے کی دکان ہے میری. کتنے پیسے دیے تھے؟ 24.5 لاکھ روپے. اچھا, مجھے میرا سوال, اگر آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے تو مجھے اس کی آزادی دیجیے گا. آپ سے رابطہ کس نے پہلی دفعہ کیا تھا کہ یہ بھی رستہ ہو سکتا ہے, ایسے باہر بھی جایا جا سکتا ہے؟ کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا تھا, ہم نے خود ہی رہا تھا دوسروں کو دیکھ کر. کس سے رابطہ آپ نے کیا تھا؟ خود ہی اس کے پاس چلے گئے تھے. کس کے پاس؟ ایجنٹ کے پاس. آپ کو پتہ کیسے چلا کہ فلاں بندہ ایجنٹ ہے؟ پہلے اس نے ہمارے گاؤں کو لڑکوں کو پیسے لیے ہوئے تھے, وہ ہم سے پہلے گئے ہوئے تھے. وہ پہنچ گئے تھے؟ وہ بھی ایک ہی پہنچا تھا اور 4 لیبیا میں بیٹھے ہوئے تھے. اچھا,
आपका बेटा भी लिबिया चला गया, मेरा बेटा भी लीबिया चला गया। बच्चा करता क्या था, स्किल क्या थी उसके पास जो आपको था कि मैं उसको इटली भेज दूंगा? तो इटली में कोई बंदा था आपके पास जिसके साथ राब्ता हो कि किसके पास जाएगा, किसके पास ठहरेगा? नहीं, कोई रास्ता नहीं था। अंधे समंदर में कैसे कोई बाप धक्का दे सकता है? कोई तो आगे ऐसी गिदड़ सिंगी होगी ना, कोई तो उसने ख्वाब दिखाया होगा एजेंट ने। वो कहते हैं जब इटली पहुंच जाए तो काम वैसे मिल जाता है, काम की कोई परेशानी नहीं होती। पैसे 24.5 लाख आपने, 24.5 लाख रुपए नगद नट कैश। तो ये पैसे अरेंज करना कोई मुश्किल हुआ? बहुत मुश्किल था। कर्जा था, क्या था? एक मकान मैंने बेचा था। ये मकान इसी गांव में था? इसी गाँव में था, हमारे घर के साथ ही था। अच्छा, बच्चा भी कोई ज्यादा एंथुसियास्टिक था, ख्वाहिशमंद था? वो इतना ज्यादा नहीं था, दूसरों बच्चों को देखकर इंटरेस्ट हुआ, वरना पहले तो इतना नहीं था। किन किन बच्चों को देखकर हुआ? जो पहले वहां पहुंच गया हुआ था बच्चा, वहां पहुंच गए। उससे कुछ जानता था, वाकफियत? उसके दोस्त थे। एजेंट का नाम क्या है? अमजद। कहाँ का रहने वाला है एजेंट का नाम? अमजद है। दारोवाल। यहाँ से कितनी दूर है? 8-10 किलोमीटर होगा। 8-10 किलोमीटर। तो अमजद से पहले कोई रिश्तेदारी, कोई इस गांव में? मैं तो उसको जानता भी नहीं था। यही मेरा सवाल था कि आपको अमजद तक लेके कौन गया था? हमसे पहले लड़कों ने पैसे दिए हुए थे उसको, और हम उसी को देखकर गए थे, उन्हीं को देखकर। अमजद पकड़ा गया? कोई पता नहीं, हमारे इल्म तो नहीं है। आपके इल्म में नहीं है? आपका डीएनए हो गया था? डीएनए हो गया हमारा। आपकी डेथ, बच्चे की डेथ कंफर्म आपको कैसे हुई थी? वो पहले गायब हुआ था, उसे फिर मैसेज भेजा कि तुम्हारे बच्चे इस कश्ती में जो डूबी है उसमें फौत हो चुके हैं। ये किसने मैसेज भेजा था? उसी ने भेजा था, किसी के। अमजद ने? हाँ, उसने खुद भेजा या किसी करवाया था। गवर्नमेंट ने कोई आपको बताया कि आपके बच्चे का करंट स्टेटस क्या है? नहीं, आपकी कंफर्मेशन सिर्फ अमजद ने की थी? अमजद। और उसको आपने इसके जवाब में क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारे बच्चे फौत हो चुके हैं, जो कश्ती उसी में से थे, और आप जनाजा पढ़ा लें। यानी अमजद आपके साथ राब्ते में है? हमसे रात में नहीं है। आखिरी राब्ता उसका कब हुआ था? मेरा दोस्त थे, आज तक भी राब्ता नहीं हुआ। ये दूसरे लड़के उससे राब्ते वो करते जो हमारे साथ दूसरे थे। कौन थे? यानी जिन्हों को भेजा हुआ था। कि नाम लेके बताए ना, किन के? अरफान चिट्ठा, उसका बेटा गया हुआ था। अच्छा। और रियाज का भी अक्सर राब्ता रहता था। रियाज का भी बेटा गया? नहीं, उसका भांजा था। भांजा था, और वो भी जाँ बाग हो गया? वो भी जाँ बाग हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सर, आप कोई बात करना चाहें जरूर कीजिए। मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। बड़ा बेटा था भाई? हाँ जी, मेरा बड़ा बेटा था, और मैं चाहता हूँ कि इस जालिम जट्टों को सज़ा सजा दी जाए। मेरा एक सवाल है, बुरा न मनाइएगा, हमें पता था कि हम गैर कानूनी काम कर रहे हैं? हर किसी को पता है, हमें भी पता था गैर कानूनी है, सबको पता है, हमें भी पता है। और अगर आइंदा कोई शख्स आपके इर्द गिर्द डंकी के चक्कर में अपने बच्चे को भेजना चाहेगा, उसको तलकीन करेंगे कि ना? इंशाअल्लाह कभी जिंदगी में ऐसे भी गलती ना करना। हमने तो अपना बेटा खो ही दिया है। कितने बेटे हैं आपके? मेरे 3 बेटे हैं। बड़े था, इससे छोटे हैं दोनों बेटे? दोनों छोटे हैं इससे। ये सबसे बड़ा था और बहुत ज़हीन था, खूबसूरत था, टैलेंटेड था। मैंने उसको खो दिया। अगर मैं इसमें असल बच्चे का इसरार वजह थी या आपने बच्चे को मजबूर उसने किया कभी था? इसरार नहीं किया था, ना हमने कभी इसरार किया, ना उसने कभी इसरार किया। बात देखो देखी दूसरों को देखकर रोशन मुस्तकबिल के लिए, चलो बहन भाइयों के लिए वो सहारा बन जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं ऑनेस्टली आपको एक चीज़ बताऊं कि ना किया करें ये काम। वजह यह है कि जो जान चली गई उस पर पूरा खानदान, कबीला उसके कंधों पर इतना बोझ फेंक देता है कि वो नफ्सियाती तौर पर कोई ना कोई ऐसा रास्ता अपनाने की कोशिश करने लगता है।
اگر یہی بوجھ سب مل بانٹ کر اٹھا لیں, سب اپنے اپنے حصے کی کنٹریبیوشن دینا شروع کر دیں, تو خدا کے بندوں اس سچویشن میں نہیں پہنچنا پڑتا. اور ریاستی ادارے, FIA, I'm really feeling shame about it. کیا آپ کو نہیں پتا یار کہ گجرانوالا, گجرات, حافظ آباد, میرپور کا علاقہ, بھائی کیا کیا یہاں پر لوگ ایجنٹس کر رہے ہیں؟ آپ کو نہیں علم اس بات کا؟ ایک اور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بھائی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. بڑی معذرت بھی سر, جی تکلیف بھی, اور اللہ تعالیٰ بچے کو غریق رحمت کرے. کیا عمر تھی بچے کی؟ بلال نام ہے. بلال نام ہے میرا بھتیجا جی. 19-20 سال ہے عمر. 20 سال, 19-20 سال, یعنی ابھی جوان ہوا ہی تھا. جی جی جی. بچہ انسسٹ کرتا تھا باہر جانے کے لیے, یا آپ لوگ کہتے تھے کہ نہیں جا؟ بچہ بار بار کرتا تھا اور زیادہ مجبور کرتا تھا اپنے والدین کو. میں بار بار اس کو روکتا تھا, مگر اس نے اپنے والد صاحب کو مجبور کر دیا تھا. کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا؟ ابھی تو داڑھی مونچھ نہیں آئی تھی. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. بہرحال وہ اپنے والد صاحب کو بار بار مجبور کرتا تھا. ابھی والد کا حال کیا؟ پتہ چلا ان کی طبیعت نہیں اچھی ہے. وہ اب بس دوائی استعمال کر رہے, سویا ہوا. اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ. ایجنٹ امجد, رابطہ کیسے ہوا؟ جی رابطہ کیسے ہوا امجد سے؟ امجد اس گاؤں سے پہلے کوئی 2-4 آدمی پہلے بھی کھڑے تھے. ٹھیک ہے جی. اور امجد کی ہمشیرہ بھی یہاں رہتی ہے. اچھا جی. تو اس والے سے پتا تھا کہ یہ اس گاؤں میں. امجد نے آپ کو کبھی بتایا تھا کسی کو کہ بھائی یہ حادثے بھی ہو سکتے ہیں؟ نہیں. آپ لوگوں کو نہیں پتا تھا کہ ڈنکی میں کیا ہوتا ہے؟ وہ سبز باغ دکھاتا تھا. کیا سبز باغ دکھاتا تھا؟ سبز باغ دکھاتا تھا. ادھر سے آپ جائیں گے, ٹکٹ لیں گے, دبئی چلے جائیں گے, دبئی سے لیبیا چلے جائیں گے, وہاں محفوظ قسم کی شپ ہے, شپ کے ذریعے آپ پہنچ جائیں گے. کیا آپ کو نہیں پتا کہ کسی بارڈر کو غیر قانونی طور پر عبور کرنا جو ہے؟ ہم کو پتا تھا. پتا تھا, ہم کو پتا تھا, اس لیے بچے کو روکتے تھے. بچہ کیا کہتا تھا؟ جی بچہ کیا کہتا تھا؟ بچہ کہتا تھا کہ اتنی دنیا چلی گئی ہے, میں بھی چلا جاؤں گا. ادھر کیا کرنا ہے, روزگار نہیں مل رہا. کیا کوشش کی تھی؟ 19 سال کا بچہ اگر شکوہ کرنے لگے روزگار نہیں مل رہا, تعلیم کتنی تھی بچے کی؟ 3 میٹرک. اور اس نے کوئی کام کرنے کی کوشش کی تھی؟ نہیں, ادھر رجحان ہی نہیں کرتا تھا, صرف بار بار اپنے ملک جانا. یہ کتنے سال سے اس چکر میں بلال تھا؟ 2 سال سے. یعنی 18 سال جب اس کی عمر ہونی جب تھی, اس سے میٹرک پہلے کیا تھا تو اس چکر میں پڑ گیا تھا. اور یہ ساری چکر اس کو گلی محلے سے پڑا تھا, دیکھ کر دوست سے پڑا تھا؟ دوست ادھر کے دوست جو کچھ. میرے سوال ختم ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں, خود کہنا چاہیں, آپ کہہ سکتے ہیں. بس اللہ پاک انہوں تے رحمت کرن, اللہ پاک انہوں تے کرم کرن. بس اسی کی آکھ سکنے, کچھ بھی نہیں اسی آکھ سکتے. ناظرین, ماں باپ دا نا پنجابی چ کہی دا لک ٹوٹ جاندہ ہے, کسی دا حادثہ بن جاندہ ہے. وہ شریکہ باجی جس کے اوپر راج کرنے کے لیے نوجوان جو ہیں کہتے ہیں باہر جاواں گے, اوپر سے یہ عذاب جو انڈین پنجاب کے میوزک انڈسٹری ہے اس نے جو پیدا کیا ہوا ہے نا, اس نے بدقسمتی کے ساتھ نوجوان نسل کے دماغ کو اتنا خراب کر دیا ہے کہ اس طریقے سے گلیمرائز کر کے دکھایا جاتا ہے کہ جناب باہر چلے جائیں تو باہر جا کے درختہ نہ نوٹ لٹکے ہونا, بس توڑنے نے بوری پار کے گھر پہ ہی دینی ہے. گاڈ سیک ایسا نہیں ہے. اور اگر واقعی اتنی آخر آئی ہوئی ہے اس ملک کو چھوڑنے کی, جس نے آپ کو پالا پوسا, آپ کو پہچان دی, مسائل ہیں اس میں, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اگر اتنی آخر آئی ہے تو بھائی قانونی طریقے سے چلے جائیں نا. اور اوپر سے دوسرا عذاب, یہ جو مافیا ہے جو ڈنکی لگواتا ہے, ایجنٹ مافیا, ان کی اوقات یہ ہوتی ہے کہ ان کو پاکستان کے بعد اگلے ایجنٹ کا بھی نہیں پتا ہوتا. ان کی اتنا بڑا نیکسس ہوتا ہے, ایک کو پرسن بی کا نہیں پتا, پرسن ایکس وائی زی کا کہاں سے پتہ چلے گا. میں
انتہائی ہمبل دست بستہ درخواست کر رہا ہوں تمام ناظرین سے کہ اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کریں. پیرنٹس اور کڈز کے درمیان کا، بچوں کے درمیان کا جو گیپ ہے نا، یہ اس کی شاخسانہ ہے. اور اس سے بھی بڑھ کے کہ شریکان دی ایسی تیسی، پتر ڈالر کما کے بھیجے گا، پتر نوٹ کما کے بھیجے گا، اس چکر میں ماں باپ کا بھرکس نکل جاتا ہے، خاندانوں کے پلے نہیں کک رہتا. جس گاؤں میں میں بیٹھا ہوں، میں یہاں بڑی تکلیف سے یہ بات کر رہا ہوں، 6 جنازے اور 6 کے 6 غائبانہ جنازے، اور 6 کے 6 ایک غیر قانونی کام کرتے ہیں. اور میں آنیسٹلی اس میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ اس تمام معاملے میں گھٹیا ترین کردار ہے میڈیا کا، جو فوری طور پر ایک کسی بھی ایسے ایشو کو، ابھی مارچ میں ہوا نا ایک واقعہ، پھر یہ واقعہ ہو گیا، ہر دوسرے سال ہمارے پاس یہ عذاب آتا ہے. اور یہ وہ واقعات ہیں جو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں حادثے کی صورت میں. آپ امیجن کریں کہ اگر 1000 بندہ ڈنکی لگا رہا ہے تو ان میں سے 5 بندے حادثے کا شکار ہوتے ہیں، باقی سارے نکل جاتے ہیں. کتنی بڑی تعداد ہے جو پاکستان کو چھوڑ رہی ہے اور اس غیر قانونی راستے سے چھوڑی. یہ سب لوگ باہر جا کے الیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں اور وہاں جا کے پاکستان کے لیے سبکی کا باعث بنتے ہیں. اور پھر میں ریکویسٹ کروں گا ان اوورسیز پاکستانی سے جو ڈنکی لگا کر یا 2 نمبر رستے سے یا اللیگلی کسی بھی جگہ پر سٹے کر رہے ہیں، آپ لوگ وہاں کی زندگی کو یہاں کے بچوں کے لیے اتنا میسمرائز کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارہ اپنے باپ کا سر کھا جاتا ہے. اس باپ کو وہ یہ کہتا ہے تینوں کی پتہ ابا، سب تو مینوں پتہ ہے. اور اگر ان 5 میں سے آپ لوگ ہیں تو آپ کے خاندان کے ساتھ کتنی اذیت، نہ ختم ہونے والی اذیت بڑھے گی. میں اداروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی جاگیں، کیونکہ اگر آپ بھی نہیں جاگے نا تو اذیت عام ہو جائے گی، بلکہ ہوئی پڑی ہے. ابھی پیچھے کیا بچا ہے؟ ان گھروں میں آ کے دیکھیں جہاں پر یہ اذیت ہے. they have lost everything. ان کو زندگی ری سٹارٹ کرنی ہے، ان کو دوبارہ سے اپنی زندگی کا انجن سٹارٹ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سب کے لیے عافیت اور امان کا معاملہ فرمائے. اس حادثے میں جو لوگ اس جان فانی سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا معاملہ فرمائے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. اجازت چاہیں گے؟ السلام علیکم.